जैसे जैसे 23 नवंबर की तारीख करीब आ रही है, सबके जहन में यही सवाल है कि महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव कौन जीतेगा, झारखंड विधानसभा के चुनाव कौन जीतेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी की नफरत और पैसे की ताकत उसे जिता पाएगी? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्रों से जो उन्हें अथाह पैसा मिल रहा है इन चुनावों में, क्या उन्हें महाराष्ट्र में जीत दिलवा पाएगा? कायदे से दोस्तों, महाराष्ट्र को लेकर सस्पेंस नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम यह नहीं भूल सकते कि लोकसभा चुनावों में किस तरह से अघाड़ी ने भाजपा गठबंधन को पटखनी दी थी। कायदे से अघाड़ी को यह चुनाव बहुत आसानी से जीत जाना चाहिए था, मगर आप जानते हैं उद्धव सेना, कांग्रेस और शरद पवार फैक्शंस में इस कदर अंतर विरोध है और कई मामलों में वो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से यह चुनाव अब बहुत मुश्किल हो गया है। कम से कम भविष्यवाणी को लेकर कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि चुनाव कौन जीतने वाला है, मगर कुछ मुद्दों पर जरूर हमें गौर करने की जरूरत है। आज मैं आपके सामने दो वीडियो से शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहला वीडियो यहां पर अजीत पवार का है। अजीत पवार यहां पत्रकार श्रीनिवासन जैन को इंटरव्यू दे रहे हैं और यहां पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। यहां पर वो कह रहे हैं कि 2019 में एक बैठक हुई थी जिसमें अमित शाह थे, शरद पवार थे, अजीत पवार थे, देवेंद्र फडणवीस थे और गौतम अडानी थे। इस बैठक में क्या हुआ वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि इसके जरिए वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी और एनसीपी एक साथ आने वाले थे। उनका यह भी कहना कि शरद पवार इस बैठक में, मगर बड़ा सवाल यहां पर यह कि गौतम अडानी तो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है ना, फिर वो बीजेपी और एनसीपी की बैठक में क्या कर रहे थे? और इस बैठक के बारे में कोई और नहीं, भाजपा गठबंधन में शामिल अजीत पवार बता रहे हैं, जिससे पता चलता है दोस्तों कि आखिर क्यों कई जानकार ये कह रहे हैं कि भाजपा ये चुनाव जीतना चाहती है गौतम अडानी के लिए। सुनिए अजीत पवार क्या कह रहे हैं, मैं फिर उसकी चर्चा करता हूं। आपको मालूम नहीं है, मुझे अभी वो इसको 5 साल हुए हैं, सबको मालूम है कहाँ मीटिंग हुई। शरद पवार जी के नॉलेज में सबके साथ हुआ था। आपको जैन साहब वापिस बताता हूँ, अमित शाह थे, गौतम अडानी थे, प्रफुल्ल पटेल थे, देवेंद्र फडणवीस थे, अजीत पवार थे, पवार साहब थे, सब थे। दो खबरें एक साथ सुनिए। पहली खबर, बड़ा खुलासा अजीत पवार ने किया है कि जब 2019 में अमित शाह चुनी हुई महाराष्ट्र की सरकार को गिरा रहे थे, तब उस मीटिंग में गौतम अडानी भी मौजूद थे। अब दूसरी खबर सुनिए। आईएनएस ने एक अपने फर्जी पोल में फर्जी सर्वे किया उन्होंने चुनाव पर, और उसमें अजीत पवार गुट को मुंबई में 5 सीटें जिता दी, लेकिन असलियत यह है कि वो लड़ सिर्फ 3 ही रहे। अब आगे सुनिए। आईएनएस के मालिक वही गौतम अडानी है जो सरकार गिराने वाली मीटिंग में शामिल थे, और दूसरी बड़ी बात, ये वही गौतम अडानी है जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मुंबई की जमीन कौड़ियों के दाम पर फडणवीस और शिंदे की बीजेपी सरकार ने दी है। सूचना समाप्त हुई। खेल आशा करती हूं आप समझ गए हों। दोस्तों, आप ये पूरा इंटरव्यू न्यूज लॉन्ड्री के यूट्यूब चैनल, उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें श्रीनिवासन जैन ने अजीत पवार से बात की है। मगर एक बार फिर वही सवाल, गौतम अडानी, वो सवाल जो अब रहस्य भी नहीं है दोस्तों, जिस पर कोई पर्दा भी नहीं है, क्योंकि अजीत पवार ने अब एक्सपोज कर दिया है कि गौतम अडानी अब भाजपा की राजनीति में सीधे तौर पर भाग लेते हैं। क्या यही वजह है कि मुंबई एयरपोर्ट का जिम्मा उन्हें दे दिया जाता है? क्या यही वजह है कि धारावी स्लम्स की जिम्मेदारी, उसके पुनर्विकास की जिम्मेदारी गौतम अडानी को दे दी जाती है? क्या यही वजह है कि जब माधवी बुच, सेबी प्रमुख माधवी बुच के ताल्लुकात गौतम अडानी से सामने उभर कर आते हैं तो उसकी जांच तक नहीं कराई जाती? और इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, मसलन निशिकांत दुबे, जिन्होंने बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष को खत लिखकर कहा था कि अगर माधवी बुच को संसदीय समिति के सामने बुलाया जाएगा तो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचेगा। यह क्या मजाक हो रहा है दोस्तों? और हमें यह समझना पड़ेगा, एक तरफ गौतम अडानी के भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सीधे दखल का यह साफ तौर पर सबूत दिखाई दे रहा है,
दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि एक बड़े उद्योगपति ने करीब 3400 करोड़ रुपए दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को। इस बात की तस्दीक वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े ने अपने कार्यक्रम में की है और आज मेरी उनसे बातचीत हुई। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इन चुनावों में पैसे का जबरदस्त खेला हो रहा है। अब जिस उद्योगपति ने 3400 करोड़ रुपए दिए हैं उनका नाम मैं नहीं ले सकता। मैं जानता हूं वो उद्योगपति कौन है। आप जानते हैं कि सिर्फ एक ही उद्योगपति है जो भाजपा के साथ इतना सहज है, मगर मैं उनका नाम नहीं लूंगा। अशोक वानखेड़े से आप पूछ सकते हैं, उन्हें भी पता है वो नाम कौन है। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ 3400 करोड़ रुपए चुनावों में इस तरह से तैर रहे हैं जिसका सीधा फायदा भाजपा को है, मगर दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो हैं, जब वो एक रैली के लिए आते हैं तो उनके हेलीकॉप्टर, उनके बैग्स की जांच चुनाव आयोग करता है। सीधा सवाल, क्या भाजपा के नेताओं के बैग्स की जांच इस तरह से चुनाव आयोग करेगा? अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनावों में एक नौकरशाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच कर ली थी। उसे साफ कर दिया गया था, हटा दिया गया था। यह मत सोचिएगा कि साफ से क्या मतलब है, मगर उन्हें इधर उधर कर दिया गया था। मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं एक पूर्व मुख्यमंत्री के बैग्स की किस तरह से जांच की जा रही है, और सुनिएगा क्योंकि यह वीडियो किसी और ने नहीं, स्वयं उद्धव ठाकरे ने बनाया है। सुनिए वो किस तरह के ताने चुनाव आयोग के अधिकारियों को दे रहे हैं। सुनिए। काय नाव तुमचं? माझं अमोल गाठे नाव आहे साहेब. कुठे राहणार आहे? मी मूळचा अमरावतीचा. अमरावतीचा. जी सर. ठीक आहे. आणि वनी सहकारी. कोणाकोणाच्या तरुण बॅग तपासले? आता जस्ट नाही माझी तपासता बरोबर आहे. माझ्या आधी कोणाची तपासली? पहिलाच दौरा तुमचा कोण हो? माझा पहिला आहे, पण माझ्या आधी कोणत्या राजकीय नेत्याची तपासले? नाही साहेब, 4 महिने झाले मला सेवा. 4 महिन्यात एकाची नाही तपासली. मीच पहिला गिराईक सापडलो. नाही हा? साहेब, असं काही नाही. तुमची बॅग नाही माझी तपासा तुम्ही, मी तपासायला आणवत नाही तुम्हाला, साहेब. पण माझी एक बॅग तपासताना तुम्ही आतापर्यंत मिंद्याची तपासली का? देवेंद्र फडणवीसची तपासली का? अजित पवारची, मोदींची तपासली का? हो? अमित शहाची तपासली? साहेब अद्याप नाही अद्याप आले आला नाहीत. नाही आले तर मला तपासलीचा व्हिडिओ पाठवायचा. हो साहेब, नक्की. ठीक आहे. नक्की साहेब. हा तुमच्या सगळ्यांचं मी करतोय. मोदींची बॅग तपासतानाचा मला तुमचा व्हिडिओ आला पाहिजे. हो साहेब. हा तिकडे तुम्ही शेपूट नाही घालायची. हा व्हिडिओ मी रिलीज करतोय. ठीक आहे, तपासा बॅग माझी. बॅग रिकव्हर आहे. धन्यवाद साहेब. माझा युरिन पॉट पण तपासा जरा बाजूला. ए बीच में मत आओ. जरा बाजू. उघडा ना. आता बॅग उघडली तर हे पण उघडायला काय उघडायचं ते उघडा, नंतर मी उघडतो तुम्हाला. आता उद्या नागपूरला दिसणार का तुम्ही? नागपूरला येतात ते साहेब. माझी ड्युटी नाही, तुमची ड्युटी मर्यादित आहे. हो. खालून पण बघा. ते कुठल्या नोकरी देत, धन्यवाद साहेब. कुठल्या शासकीय नोकरी देत बघून घ्या. हा ते पण उघडा 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 उघडा. काय पाहिजे असेल तर घ्या. तुम्हाला पण ताण लागली असेल, पण तुम्ही पण माणसात. फ्युएलची टाकी वगैरे काय? नाही साहेब, धन्यवाद साहेब. ठीक आहे. मला मोदी आणि अमित शहाचा बॅग तपासण्याचा व्हिडिओ पाहिजे एक तरी. हो साहेब, नक्की साहेब. हा. तुझं काय रे कॅमेरा दादा? तुझं नाव काय? नाव काय सांग ना. माझं नाव उद्धव ठाकरे. तुझं नाव काय? हा विजय पटले. कुठे राहता? एमपी. गुजरातचे नाहीत ना? हा चला, म्हणजे महाराष्ट्रात तपासायला पण बाहेरच्या राज्यातली माणसं आहेत. धन्यवाद. उद्धव ठाकरे की जिस तरह से तलाशी ली गई है, उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने इस पर करारा प्रहार किया है। उनका अंग्रेजी में दिया गया बयान आपके स्क्रीन पर, जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। उन्होंने चुनाव आयोग को एंटायरली कॉम्प्रोमाइज कमीशन बताया है, यानी कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने नतमस्तक चुनाव आयोग। आदित्य ठाकरे कहते हैं कि चुनाव आयोग बेशर्मी से कोशिश कर रही है उद्धव ठाकरे की सभाओं में देरी हो, उनकी तलाशी लेकर।
सवाल यह, क्या इस तरह से प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी के मंत्रियों की तलाशी ली जाती है? चुनाव आयोग पूरी तरह से और उसका काम शर्मनाक साबित हो रहा है। तो यह सवाल तो बहुत अहम हो जाता है ना दोस्तों। एक तरफ 3400 करोड़ रुपए तैर रहे हैं। ये 3400 करोड़ किसको फायदा पहुंचा रहे हैं हम सब जानते हैं। श्रीनिवासन जैन के इंटरव्यू में यह साफ तौर पर उभर कर आ रहा है कि किस तरह से गौतम अडानी भाजपा और एनसीपी की बैठक में मौजूद थे और दूसरी तरफ एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप रोक रहे हैं, उसके बैग की जांच कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं बात, उनके बैग की जांच होनी चाहिए मगर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते हैं। यह बतलाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच कितनी छोटी है कि आपको उद्धव ठाकरे पर निशाना साधना है तो आप यह सब कर रहे हैं। आप क्या सोच रहे थे कि क्या उद्धव ठाकरे अपने बैग में पैसा लेकर चलेंगे और इसकी जांच नहीं होगी? वाकई दोस्तों, यह वीडियो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। एक तरफ पैसे का खुला खेल, एक तरफ नफरत का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और दूसरी तरफ एक तो पहले से ही विपक्षी गठबंधन में कई अंतर्विरोध हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं, अंतर्विरोध या सिर्फ उटव्वल बीजेपी गठबंधन में उससे कहीं ज्यादा है। मगर मैं आपको बतला रहा हूं कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए कितने मुश्किल हैं। वो चुनाव जिनमें इनका जीतना लगभग तय था, अब वो चुनाव मुश्किल हो गए हैं। क्यों? क्योंकि पैसे का खेल बाबू भैया। जब 3400 करोड़ चुनावों में तैर रहे हों और उन पर कोई अंकुश ना हो तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात, भाजपा की नफरत का खेल। यह नफरत का खेल सभी तरफ चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाया जा रहा है, जबकि आप जानते हैं खुद अजीत पवार ने इस नारे का विरोध किया था। वो पत्रकारों से रूबरू हुए थे कि इस तरह के नारे यहां काम नहीं करते हैं। उन्होंने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। रितेश देशमुख, मराठी सिनेमा और हिंदी सिनेमा के अभिनेता, स्टार, वो अपने भाई की कैंपेनिंग के लिए आए हैं और वो बता रहे हैं कि धर्म खतरे में नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि उन्होंने क्या कहा। उनके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। वो कहते हैं, जो लोग कह रहे हैं कि धर्म खतरे में है, दरअसल वो धर्म से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी पार्टी खतरे में है, हमें बचाओ। हमारा धर्म प्रिय है और हर व्यक्ति को अपना धर्म प्रिय होना ही चाहिए। उनसे कहिए कि धर्म हम देख लेंगे, आप हमारे काम के बारे में बताइए, हमारी फसल के बारे में बताइए और हमारी मां बहनों की सुरक्षा के बारे में बताइए। देखिए किस तरह से धज्जियां उड़ाते हैं रितेश देशमुख भारतीय जनता पार्टी की नफरती राजनीति की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। प्रत्येक पक्ष म्हणतो धर्म धोक्यात आहे की धर्माला वाचवा, धर्म बचाव। अहो, आमचा धर्म आहे, आमचा धर्म प्रिय आहे। प्रत्येक व्यक्तीला आपला धर्म प्रिय असलाच पाहिजे। जे लोक म्हणतात तुम्हाला की धर्म बचाओ, जो पक्ष म्हणतोय तुम्हाला की धर्म बचाओ, धर्म धोके में है, खरं म्हणजे ते धर्माला प्रार्थना करतायत की आमचा पक्ष धोक्यात आहे, तुम्ही आम्हाला वाचवा। काही गरज नाही भूल थापायला, बळी पडायची। त्यांना पहिलं म्हणा धर्माचं आम्ही बघून घेतो, आमच्या कामाचं सांगा तुम्ही। धर्माचं आम्ही बघून घेतो, आमच्या पिका पाण्याला तुम्ही काय भाव देतायत ते सांगा। धर्माचं आम्ही बघून घेतो, पण आमच्या आई बहिणी या सुरक्षित आहेत का नाही ते सांगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। सांसद धनंजय महाडिक का बयान आप देख चुके हैं। उन्होंने कहा था, याद है ना आपको, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के रैलीज में जो महिलाएं आ रही हैं उनकी फोटो खींचिए, क्योंकि एक तरफ तो लाड़की बहन योजना के जरिए आप 1500 भी लेते हैं और दूसरी तरफ आप कांग्रेस की रैलीज में भी जाते हैं। मैं भाजपा के सांसद धनंजय महाडिक से पूछना चाहता हूं, 1500 रुपए देकर क्या आप यह तय करेंगे कि हमारी बहन बेटियां कहां जाएंगी? सिर्फ 1500 रुपए के ऊपर हमारे महाराष्ट्र की बहनें और माताएं बेशकीमती हैं,
वो हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है, और 1500 रुपए के लिए धनंजय महाडिक ये सब बयान दे रहे हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो के बारे में न्यूज 24 क्या कहता है। महाराष्ट्र, फोटो से दूर रखने के लिए बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे ने कार्यकर्ता को मारी लात। जालना विधानसभा सीट से महायुति के उम्मीदवार अर्जुन खोतकर से मिलने गए थे दानवे। यह वीडियो देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो एक तरफ धनंजय महाडिक ये कहते हैं कि जिन औरतों को हमने 1500 रुपए दे दिए वो कांग्रेस की रैलीज में कैसे जा सकते हैं, और दूसरी तरफ फोटो खींचने के लिए इस तरह से लात मारना। जिस व्यक्ति को लात मारी गई है उनका नाम है शेख अहमद। उनका बयान भी सामने आ गया है। वो कहते हैं, शेख अहमद ने वीडियो जारी कर कहा है जो बातें फैलाई जा रही हैं उसमें कुछ भी सत्य नहीं है। विरोधी पार्टी ये झूठ फैला रही है। दानवे साहब और मेरी पिछले 30 सालों से दोस्ती है। वो जैसे ही एयरपोर्ट से उतरते हैं मुझे फोन करते हैं कि कहां है, घर आजा, साथ खाना खाते हैं। मेरे और उनके संबंध अलग तरह के हैं। मैं समझना चाहता हूं ये कैसे संबंध है जहां आप इस तरह से एक व्यक्ति को लात मार देते हैं। यानी कि साफ तौर पर हर तरफ अहंकार दिखाई दे रहा है। अहंकार, नफरत, भ्रमित करना। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि तुम्हारी बेटियों को घुसपैठियों को दे देंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने बाकायदा इस पर पड़ताल की है, और इस पड़ताल में वहां के स्थानीय आदिवासी, उनके नेता, उनके एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि आज की तारीख में जो चंपई सोरेन एक लंबे अरसे से हेमंत सोरेन के साथ थे, क्या उन्हें 40 सालों में दिखाई नहीं दिया कि आदिवासी महिलाओं की क्या हालत थी? अब जाकर ये लोग घुसपैठ की बात कर रहे हैं, ये तमाम चीजों की बात कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हेमंत सोरेन ने एक करारा प्रहार किया है। दोस्तों, मैं जो आपको बतला रहा हूं ना उस पर गौर कीजिएगा। अगर भाजपा की नफरत से लड़ाई करना है तो विपक्ष की सोच को पैना करना पड़ेगा, अपनी सोच को पैना पड़ेगा, और क्रिएटिव अंदाज में, रचनात्मक अंदाज में आपको भाजपा की नफरत का जवाब देना पड़ेगा। इंडियन एक्सप्रेस की वो जो रिपोर्ट आई है, जो पूरी तरह से प्रधानमंत्री के दावे को एक्सपोज करती है कि आपकी बेटियों को घुसपैठियों को दे देंगे, उसके बारे में हेमंत सोरेन का क्या कहना है आपकी स्क्रीन पर। आखिर कितना और कितनी बार वही घिसी पिटी कहानी, ये खतरे में है, वो खतरे में है, भैंस ले लेगा, कुत्ता बिल्ली ले लेगा, आम ले लेगा, अंगूर ले लेगा, बांग्लादेशी ले लेगा, नेपाली ले लेगा। मतलब 11 साल सत्ता में रहने के बाद भी, विश्व विजेता दल होने के बाद भी धर्म के नाम पर समाज को तोड़कर वोट मांगना पड़ रहा है। मतलब बेशर्मी की हद है। डराकर वोट कमजोर लेते हैं जिन्हें अपने कार्यों पर भरोसा नहीं होता। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो है कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का। आप देखिएगा, इसके अंदर इमरान प्रतापगढ़ी भारत के नक्शे का इस्तेमाल करके बतलाते हैं कि बताइए झारखंड की सीमा किस देश से जुड़ती है, तो आखिर ये घुसपैठिए झारखंड में पहुंचे कैसे। सुनिए इमरान प्रतापगढ़ी कह क्या रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं दोस्तों, इसी तरह से इनको जवाब देना पड़ेगा। सुनिए। असम से एक मुख्यमंत्री महोदय आए हैं, बता रहे हैं घुसपैठ घुसपैठ घुसपैठ। मेरे हाथ में, मैं आजकल झारखंड में नक्शा लेके घूम रहा हूं, और यहां मीडिया के भी साथी मौजूद हैं। ये मेरे हाथ में नक्शा है भारत का। मैं चैलेंज करता हूं हेमंत बिश्व शर्मा को और अमित शाह जी को कि आए भारत का नक्शा देख लें, और इस नक्शे में झारखंड देख लें, और बताएं कि ये जो झारखंड की सीमा है वो किस देश से जाके लगती है, और इसमें घुसपैठ कैसे हो सकती है। जब किसी देश में दूसरे देश से जाके इसकी सीमा लगती ही नहीं है, तो किसी दूसरे देश से घुसपैठ कैसे हो सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, हेमंत सोरेन ने क्या कहा है। हेमंत सोरेन ने यहां पर एनडीटीवी की खबर का हवाला दिया है। एनडीटीवी की खबर यह कह रही है, बाप रे बात, छठी मैया पर अब लौटें कैसे। यह खतरनाक दृश्य बिहार के मुजफ्फरपुर जंक्शन से आए हैं। सीटें छोड़िए, सांस लेने की भी जगह नहीं है। इस वीडियो में देखिए जिसका जिक्र एनडीटीवी कर रहा है, छठी मैया से लोग लौट रहे हैं, और देखिए किस खराब हालत में है। और ये सब भारतीय रेलवेज की हालत है दोस्तों।
आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, ट्रेनें पटरी से उतरती हैं, मगर हमारे रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को इन तमाम समस्याओं को देखने का कोई टाइम नहीं है। इस मुद्दे पर क्या तंज कसा है हेमंत सोरेन ने, इस पर गौर कीजिए। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बांग्लादेश मटन मछली भैंस बेटी चुरा लेंगे से फुर्सत मिलेगी भाजपा को, तब तो वो अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग होंगे। यहां पर करारा प्रहार किया हेमंत सोरेन ने, और बात सही भी है कि असली मुद्दे ये हैं, जहां जहां सत्ता आपके हाथ में है वहां क्या हालत है हम सब जानते हैं, मगर लोगों का ध्यान भटकाना है किसी भी तरीके से। दोस्तों, आप जानते हैं मैं कभी भी चुनावों की भविष्यवाणी नहीं करता। एक अरसे से कुछ लोग कह रहे थे कि अघाड़ी की लीड है, अब लोग कह रहे हैं कि नहीं, चीजें बदल रही हैं। मेरे हिसाब से इसमें दो राय नहीं है कि अघाड़ी ने कई गलतियां की हैं। उनमें गलतियां क्या हैं? सबसे बड़ी बात, जिस तरह से कांग्रेस के कई नेता उद्धव सेना के खिलाफ बयान देते रहे। मसलन कांग्रेस नेता नाना पटोले, जो खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उनके करीबी एक लंबे समय से प्रचार चला रहे हैं कि किस तरह से उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अभी कुछ ही दिनों पहले एक नेता से मेरी बात भी हुई थी। हुआ यह था कि गोदी मीडिया में एक खबर चल रही थी कि देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है, संजय राउत की अमित शाह से मुलाकात हुई है, और हवाला किसका दिया जा रहा था? कांग्रेस के सोर्सेस का। अब आप बताइए, जब उद्धव सेना और बीजेपी के बीच में मुलाकात हुई है तो किसका हवाला दिया जाना चाहिए? या तो उद्धव सेना का या फिर बीजेपी का, मगर गोदी मीडिया क्या कर रहा था? कांग्रेस के सूत्रों का हवाला दे रहा था। तो जब मैंने इसकी छानबीन की तो खुद नाना पटोले के करीबी एक कांग्रेस नेता ने बताया कि इस तरह की मुलाकात हुई है। मैंने कहा, आपके पास क्या प्रमाण है? तो उन्होंने कहा, कोई प्रमाण नहीं है। इसका अर्थ क्या है? कि कांग्रेस के अंदर कुछ लोग गठबंधन को कमजोर कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि कांग्रेस के अंदर कुछ नेता हैं, शायद नाना पटोले, जो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, दो मिसाल दूंगा मैं आपको, बिहार और महाराष्ट्र। बिहार के अंदर नीतीश कुमार भाजपा से कहीं ज्यादा कमजोर हैं। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो भाजपा को उनसे कहीं ज्यादा सीटें मिली थी। तो क्या इसका मतलब यह है कि भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री डाल दिया? नहीं, वो जानते थे कि अगर वो अपने मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो नीतीश कुमार लालू के पास चले जाएंगे। तो उन्होंने बुद्धि का इस्तेमाल किया और नीतीश को मुख्यमंत्री बनने दिया। उसी तरह से जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे की यानी कि शिवसेना को तोड़ के भाजपा की गोद में जा बैठे थे, तो भाजपा बेशक एकनाथ शिंदे से ज्यादा ताकतवर थी राजनीतिक तौर पर, फिर भी उन्होंने एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनवाया। इसका मतलब क्या है? सत्ता में बने रहने के लिए भाजपा हर संभव कुर्बानी देती है, मगर कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि सत्ता परात में हो तब भी वो बीजेपी को सौंप देती है। हरियाणा आपके सामने है, इन्होंने सारी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी। वो अपनी मनमानी कर रहे थे, पार्टी में सिर्फ उटव्वल चल रहा था। कुमारी शैलजा पार्टी के हितों के खिलाफ काम कर रही थी, भूपेंद्र हुड्डा का अपना अहंकार चल रहा था। नतीजा आपके सामने है। वो राज्य जो कांग्रेस को जीत जाना चाहिए था, और सोचिए कांग्रेस जीतती तो क्या होता, भारतीय जनता पार्टी के आत्मविश्वास पर ऐसा करारा आघात पड़ता कि उसके लिए उबर पाना बहुत मुश्किल होता। अब यहां पर भी आप जानते हैं कि जहां तक चेहरों की हम बात करें तो उद्धव ठाकरे का चेहरा सबसे ज्यादा चर्चित था। कायदे से अघाड़ी को उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए था, मगर इस वक्त कांग्रेस के अंदर कई नेता हैं जो उद्धव सेना के खिलाफ काम कर रहे हैं। उधर शरद पवार की भूमिका को लेकर भी कई शको शुबा हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, अगर 23 नवंबर को अघाड़ी को अपने दम पर भी बहुमत मिल जाता है ना, तो जरूरी नहीं कि उनकी सरकार बनने वाली है। राजनीति में इस कदर अनिश्चितता है, और इन तमाम पहलुओं की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। सबसे बड़ी बात, आप में से जो अक्सर लोग कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ क्यों बोलता हूं, इस कार्यक्रम में ही नहीं, अन्य राजनीतिक कार्यक्रम में विपक्ष में जो कमियां होती हैं मैं हमेशा उसे उजागर करता हूं। नंबर 1, नंबर 2,
जब मेरे सम्मानित प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर नफरत का प्रचार प्रसार करते हैं तो क्या मैं उस पर तालियां बजाऊं? क्या मैं उसकी तारीफ करूं? जब एक पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी रोज मेरे समाज के युवाओं, बच्चों की नसों में नफरत भर रहे हैं, जब वो एजेंसीज और मीडिया के सहारे अपने विरोधियों पर निशाना साध रहे हैं, जब उनके राज में उनकी आलोचकों को जेल में डाल दिया जाता है और फिर उनकी रिहाई की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मैं वो सवाल नहीं उठाऊंगा। सबसे बड़ी बात, भाजपा और कांग्रेस, भाजपा और विपक्ष, दोनों में कोई बराबरी नहीं है। दोनों में कोई बराबरी नहीं हो सकती। इसीलिए जो गलत करेगा, जो नफरत के सहारे राजनीति करेगा, अभिसार शर्मा उसके खिलाफ पूरी बुलंदी के साथ खड़ा होगा। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए, क्योंकि सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।